नमस्कार। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाला हमारा देश अपनी जरूरतें आखिर पूरी कैसे करता है? आज हम इसी विशाल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है लोगों की, जमीन की, पानी की और इन सबके बीच एक संतुलन बनाने की। तो असल सवाल यही है, इतनी बड़ी आबादी और हमारे पास जो कुदरती खजाना है, मतलब जमीन, पानी, हवा, वो तो सीमित हैं। तो भारत इसे मैनेज कैसे करता है? ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए इस मुश्किल सवाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें इसके हर एक टुकड़े को समझना पड़ेगा। तो एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं संसाधन या रिसोर्स, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो रिसोर्स वो हर चीज है जो हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है, हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। जैसे जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, और हाँ, जिस फोन पर शायद ये सब देखा सुना जा रहा है, वो भी एक रिसोर्स ही है। अच्छा, अब सारे रिसोर्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं समझने के लिए। एक टीम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, मतलब सूरज की रोशनी, हवा, जो कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरी टीम है नॉन रिन्यूएबल की, जैसे कोयला, पेट्रोल, जिनका स्टॉक लिमिटेड है और एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। जब हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, मतलब कोयला, पेट्रोल को बहुत तेजी से और बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं। सचमुच में भारत के सबसे कीमती रिसोर्सेज में से एक है हमारी जमीन और मिट्टी। आइए देखते हैं कि भारत की जमीन आखिर दिखती कैसी है और इसकी मिट्टी में ऐसा क्या खास है। ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत का लगभग आधा हिस्सा, मतलब कोई 43% पूरा मैदानी इलाका है। और यही वजह है कि हमारे ज्यादातर खेत और आबादी इसी इलाके में है। इसके अलावा करीब 30% पहाड़ हैं और 27% पठार, और इन सब की अपनी अपनी अहमियत है। अब जमीन के ऊपर की बात तो हो गई, पर जो जमीन के नीचे है, यानी कि मिट्टी, वो भी उतनी ही जरूरी है। भारत में मोटे तौर पर 4 तरह की मिट्टी मिलती है: जलोढ़, काली, लाल और पीली, और लेटराइट। और हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग काम है। इन सब में से जो जलोढ़ मिट्टी है ना, उसे तो भारत का ब्रेड बास्केट कह सकते हैं। ये हमारे उत्तरी मैदानों में मिलती है। असल में ये वो मिट्टी है जिसे नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं, तो ये पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है। इसीलिए गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए ये परफेक्ट है। फिर आती है काली मिट्टी। इसका एक और नाम है रेगोर मिट्टी, पर इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और नाम से ही साफ है, ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये आपको ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के दक्कन पठार वाले इलाके में मिलेगी। तो जमीन और मिट्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज की, पानी की। और सच कहूं तो भारत के लिए वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया के करीब 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी बारिश होती है उसका सिर्फ 4% ही हमारे हिस्से में आता है। अब आप खुद सोचिए, ये कितना बड़ा गैप है। और इसी वजह से हमारे लिए पानी बचाना सबसे जरूरी कामों में से एक बन जाता है। अब इस पानी को कंट्रोल करने का एक बड़ा तरीका है बड़े बड़े डैम बनाना। इन्हें तो आधुनिक भारत के मंदिर तक कहा गया था। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में सिर्फ एक वरदान ही है, या इनके कुछ नुकसान भी हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा बहस है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ डैम हमें सिंचाई के लिए पानी देते हैं, बिजली बनाते हैं, बाढ़ से भी बचाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इनके बनने से लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है और नदियों का जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। तो फिर क्या कोई और बेहतर रास्ता है? बिल्कुल है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को जमा करना। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है कि बारिश की एक एक बूंद को सहेज कर रखो ताकि बाद में काम आ सके। तो हमने जमीन, मिट्टी और पानी की बात कर ली, और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो बनती है भारत की रीढ़ की हड्डी, हमारी खेती यानी एग्रीकल्चर।
तो चलिए अब भारत के खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे किसान पूरे देश का पेट कैसे भरते हैं। ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। भारत की लगभग 70% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के जीने का तरीका है। भारत में खेती के दो मेन रूप देखने को मिलते हैं। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब किसान बस इतनी फसल उगाता है कि उसके परिवार का गुजारा चल सके। और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग, जहां बड़े बड़े खेतों में फसलें बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाती हैं। इसी सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग तरीका है ज़ूम खेती। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को जलाकर साफ करते हैं, वहां कुछ साल खेती करता है और फिर उस जमीन को वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि जंगल वापस उग सके। तो हमने जमीन की चुनौतियां देखीं, पानी की मुश्किलें समझीं और खेती की बात भी की। तो अब सवाल उठता है कि भाई इन सब का हल क्या है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है अपनी आज की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों पर कोई आँच ना आए। एक तरह से ये भविष्य से उधार लिए बिना आज में जीने का तरीका है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हमें तरक्की तो करनी है, लेकिन अपने पर्यावरण को दांव पर लगाकर नहीं। हमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाना है जो आज हमारे लिए भी काम करे और आने वाले कल के लिए भी एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाए। तो घूम फिर कर हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ गए हैं। हम सब मिलकर अपनी आज की ज़रूरतों और आने वाले कल की हकीकत के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम में से हर एक के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा मौका भी।